हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पोस्ट में डाला था कि टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। एक्चुअली पिछले 1 डेढ़ महीने से इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। कुछ एडिशनल हमारे पास एप्लीकेशन सपोर्ट आया है जिसकी वजह से जो है वर्कलोड बढ़ गया है। और इनफैक्ट वीकेंड्स के दिन भी टाइम नहीं मिलता है। तो इनफैक्ट कल सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन 4 से 5 घंटा मैं ऑफिस के काम में था। देन उसके बाद फिर मेरा मूड नहीं किया बनाने का क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड हो चुका था। और आज संडे है, तो संडे के दिन मुझे थोड़ा टाइम मिला, सोचा कि चलो एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको सीक्वल बैकअप के बारे में बताने वाला हूँ। बट वो बैकअप के बारे में बताने से पहले सीक्वल डेटाबेस में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं सीक्वल सर्वर्स के या सीक्वल डेटाबेसेस के। कुछ और अदर ऑप्शंस भी हैं, तो वो ऑप्शंस के बारे में मैं जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो पोर्टल पे अगर मैं जाता हूँ मैं, तो लेट्स से सीक्वल सर्वर ओपन करता हूँ। तो अभी मेरे पास एक सीक्वल सर्वर बना हुआ है, ओके। और इसके अंदर जो है मेरे फ़िलहाल अभी 2 डेटाबेस हैं, ओके। तो इसमें एक फ़ीचर आप देखोगे यहाँ पर सीक्वल सर्वर में अगर आप जाते हो तो एक आता है डिलीटेड डेटाबेस में बताने वाला हूँ। फेल ओवर ग्रुप्स में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री का मतलब कि अगर आप यहाँ से इस एक नया डेटाबेस अगर आप मान लो सीक्वल में बनाते हो और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस पड़ा है तो आप उसको इंपोर्ट करते हो, तो वो आपका इंपोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट का मतलब कि अगर आप यहाँ से एज्योर सीक्वल डेटाबेस से अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो डेटाबेस को, तो वो आपका एक्सपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिस्ट्री आपकी यहाँ पर आपकी सेव हो जाती है। तो जैसे कि अभी अगर मैं सीक्वल सर्वर के ओवरव्यू में जाऊँगा तो यहाँ पर देखो आपको इंपोर्ट डेटाबेस करके आएगा। और उसी तरह से अगर मैं सीक्वल डेटाबेस में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो एक्सपोर्ट करके आएगा। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसकी हिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पर आपको दिखने लगती है, ओके। दूसरा फिर इसमें है एक फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क्स। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीक्वल डेटाबेस में आपका जो भी एक्सेस कंट्रोल जो होता है कि कौन से आईपी को एक्सेस होना चाहिए, क्या रूल है, वो आपका फायरवॉल के थ्रू मैनेज होता है। तो ये फायरवॉल है इसका। और जो वर्चुअल नेटवर्क है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तो ये वर्चुअल नेटवर्क का कंसेप्ट मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। जैसे कि आप वेब ऐप के उसमें देख सकते हो, मेरा ऐप सर्विस का जो वीडियोस है प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हो। और स्टोरेज अकाउंट के उसमें भी देख सकते हो। तो बेसिकली फिर से बता देता हूँ कि वर्चुअल नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सीक्वल डेटाबेस को किसी वर्चुअल नेटवर्क से बाइंड करके, इंटीग्रेट करके, आप चाहते हो कि पब्लिकली एक्सेस ना हो, आप चाहते हो कि सिर्फ जो है आप किसी एक पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आप ऑन प्रेमिसेस में करते हो, राइट। आपका सेम नेटवर्क में रहता है, आपका सेम नेटवर्क में डेटाबेस रहता है, सेम नेटवर्क में क्लाइंट रहता है, आउटसाइड द इंटरनेट या आउटसाइड द नेटवर्क आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पर आप वर्चुअल नेटवर्क को इंटीग्रेट करके यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इसका डेमो देखना है तो मेरा ऐप सर्विस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके मैंने एक ऐप सर्विस के ऊपर वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन का वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। तो वो और ये कंसेप्ट सेम है। फिर दूसरा आता है आपका प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन। तो प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है कि ये बोलता है कि प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शंस अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम विद इन अ वर्चुअल नेटवर्क टू अ प्राइवेट आईपी यूजिंग द प्राइवेट एंड पॉइंट फीचर। अभी इसको जो है मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या है। तो ये प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन है, ओके। इसमें मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका एक वर्चुअल नेटवर्क है, ये जो है वर्चुअल नेटवर्क है, ये जो बाउंड्री है ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है। मान लो इस वर्चुअल नेटवर्क में आपका ऑलरेडी एक वीएम है, ओके, जो इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। और मान लो आपने एक वेब ऐप भी बना रखा है और वो वेब ऐप को आपने इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट कर रखा है। अब आप चाहते हो कि आपका जो सीक्वल डेटाबेस है वो सीक्वल डेटाबेस भी इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट हो। यानी कि आपने क्या कर रखा है कि यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन कर रखा है। ये जो पार्ट है वर्चुअल नेटवर्क का, यहाँ पर आपने एक वीनेट के साथ इसको बाइंड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि आपका इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क में मान लो दो ऑलरेडी एक सर्विस इंटीग्रेट थी, एक वेब ऐप और वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल नेटवर्क लगता ही है उसको। और सीक्वल डेटाबेस को भी आपने इस वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बना रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये वीएम और ये वेब ऐप दोनों के दोनों इस सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ये तीनों की तीनों जो रिसोर्सेज हैं वो एक ही वर्चुअल नेटवर्क के पार्ट है, राइट। तो प्राइवेट एंड पॉइंट का मतलब होता है कि भले आपका एक ही वर्चुअल नेटवर्क में हो, अगर आप चाहते हो कि इनमें से लेट से आप चाहते हो कि वीएम आपका जो है एक्सेस ना कर सके, आप चाहते हो कि सिर्फ वेब ऐप ही जो है इसका वेब ऐप ही जो है सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर सके, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जाके प्राइवेट एंड पॉइंट में जाके आप प्राइवेट एंड पॉइंट बना सकते हो और उस पर्टिकुलर सर्विस को यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर चलो मैं फ़िलहाल कुछ भी कर देता हूँ, नेक्स्ट पे करता हूँ, रिसोर्स पे।
तो यहाँ पर ये बताता है कि रिसोर्स टाइप कौन से रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो उस वर्चुअल नेटवर्क का जो पार्ट है। ओके, तो वो क्या होगा कि प्राइवेटली जो है इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर इस पर्टिकुलर वेब ऐप को ही इस SQL डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, इस VM का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन का मतलब यही होता है कि किसी एक सर्विस को और SQL डेटाबेस के ऊपर प्राइवेटली वाया वर्चुअल नेटवर्क आप जो है उसको एक्सेस करा सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका प्राइवेट एंड पॉइंट। उसके बाद फिर इसमें ये तो सब कॉमन है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ये। उसके बाद मैं जाता हूँ डेटाबेस में, यहाँ पर आता है, हाँ एक और पॉइंट है SQL सर्वर में आपका आता है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी। तो एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब है कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने जो भी डेटाबेस कनेक्ट किया है वो मैंने SQL ऑथेंटिकेशन से किया, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में जो लॉगिन आईडीज़ बने हुए हैं, जो यूज़र बने हुए हैं, उनसे भी आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो, तो आप एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके यहाँ पर सेट एडमिन कर सकते हो। अभी इसका मैं डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एजूर डेटा स्टूडियो है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐड कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है सर्वर का आईडी डालता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जो है अभी तक मैं SQL लॉगिन कर रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है एक एजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूनिवर्सल विद MFA करके आ रहा है, बट ये मैं यहाँ पर डेमो इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अगर आप SSMS के थ्रू जाओगे ना तो SSMS में आपको एक और ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पर एजूर एक्टिव डायरेक्टरी विद पासवर्ड करके। तो वो तभी आप कर सकते हो जब आप यहाँ पर जो है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी में सेट एडमिन करोगे। तो लेट से मान लो मेरा जो पोर्टल का आईडी है Leo1984 संदीप, मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसका जो एडमिन है, लोकल एडमिन का जो रूट एडमिन का जो आईडी पासवर्ड है उससे ना कनेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जो पोर्टल की आईडी है उसी से ही कनेक्ट करूँ। तो आप यहाँ पर वो आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपको SQL लॉगिन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, ये एक आ रहा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है एजूर एक्टिव डायरेक्टरी हाइफन विद पासवर्ड करके। तो वो आप सेलेक्ट करोगे तो आप जो है आपकी जो आईडी है आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, इसको जो आपकी पोर्टल की आईडी उससे कनेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है कि मैं एजूर डेटा स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि इस टूल के अंदर वो ऑप्शन ना हो, लेकिन अगर आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली वो ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो एजूर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट मैंने समझा दिया कि आप रूट लॉगिन से रूट्स आईडी से अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो, आप पोर्टल की आईडी या एजूर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एडमिन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप इंडिविजुअल आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हो और एक एजूर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप बना के उस ग्रुप में मल्टीपल मेंबर्स को ऐड करके वो ग्रुप को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ओके, दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि एजूर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन ओनली। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब भी आप सिर्फ एजूर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन करते हो तो आपको ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं ऐड कनेक्शन के टाइम पे SQL लॉगिन, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी विद पासवर्ड और भी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब दिखते हैं। लेकिन जब भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एजूर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन ओनली, ओके, तो क्या होगा कि आपका ये बाकी सारे के सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में एक ही ऑप्शन दिखेगा एजूर एक्टिव डायरेक्टरी वाला। ओके, तो इसका मतलब ये है ऑथेंटिकेशन ओनली का मतलब। यहाँ पर लिखा भी है इसने कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके बाकी सारे ऑप्शंस जो है आई मीन SQL ऑथेंटिकेशन जो है वो डिसेबल हो जाएगा और सिर्फ आपका एजूर एक्टिव डायरेक्टरी वाला ही आपको इनेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैं डेटाबेस पे जाता हूँ, किसी भी एक डेटाबेस में जाता हूँ। यहाँ पर फिर देखो ये पावर प्लेटफॉर्म है। पावर BI आप यूज़ कर सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, पावर ऐप्स यूज़ कर सकते हो, पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्क फ्लो बनाना है, कोई डेटाबेस से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो आप पावर ऑटोमेट यूज़ कर सकते हो। ये भी फ़िलहाल प्रीव्यू मोड में है। यहाँ पर कंप्यूट प्लस स्टोरेज आप देख सकते हो कि उसका एग्जिस्टिंग जो है मॉडल कौन सा है, वी कोर मॉडल है कि DTU बेस्ड मॉडल है, और यहाँ से आप इसको चेंज या वो कर सकते हो। यहाँ से आप सर्विस टियर जो भी है वो अपग्रेड कर सकते हो या ऑटो स्केल कर सकते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको अलग अलग एप्लीकेशन के कनेक्शन स्ट्रिंग दिखा रखे हैं। आपकी कोई भी एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन से, फ्रंट एंड एप्लीकेशन से आप लेट से आपका एक एजूर वेब ऐप है जो आपका .NET में बना है या PHP में बना है, तो आप उस पर्टिकुलर वेब ऐप को अगर आप SQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर रेप्लिकास मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। सिंक टू अदर डेटाबेस, ये कंसेप्ट एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा
और ठीक है, फिर इंटीग्रेशन में आपका स्ट्रीम एनालिटिक्स आता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी मैसेज आए या जो भी रिक्वेस्ट आए वो स्ट्रीम एनालिटिक्स जॉब्स के थ्रू प्रोसेस होके आगे जाए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर ये आपका सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स आते हैं जो आप खुद से देख सकते हो या खुद से आप इसको और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं यहाँ पर, बाकी ये सब कॉमन है, रिसोर्स हेल्थ वगैरह, ठीक है। तो चलो, आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी जो भी एडिशनल फीचर्स बताए आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप खुद से वो ऑप्शंस ट्राई भी कर सकते हो, देख सकते हो, बट बहुत ईजी है, इसलिए मैं उन जो मैंने फीचर्स अभी बताए उनका मैं डेमो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी अपने टॉपिक के ऊपर, बैकअप के ऊपर। तो मैंने नोट किया हुआ यहाँ पर, अभी सीक्वल बैकअप क्या, सीक्वल बैकअप सबसे पहले तो जो है पूरा का फुल्ली जो है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है, आपको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैचेस है, अपडेट्स है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू या कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी बैकअप है, वो सारे का सारा मैनेज जो है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अभी बैकअप फीचर जो है, सीक्वल जो बैकअप का जो फीचर है वो सिर्फ सीक्वल डेटाबेस और सीक्वल मैनेज इंस्टेंस, दो ही डेटाबेसेस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, फुल बैकअप्स आर टेकन एवरी वीक, यानी कि हर हफ्ते जो है फुल बैकअप्स होते हैं। डिफरेंशियल बैकअप्स जो होते हैं वो आपके हर 12 से 14 घंटे आपके इसके ऑटोमेटिकली होते हैं। ट्रांजैक्शन लॉग्स के बैकअप्स जो है हर 5 से 10 मिनट में लिए जाते हैं। ये सीक्वल बैकअप का फीचर्स हैं। अब रिस्टोर की बात करता हूँ, तो आप जो है पॉइंट इन टाइम रिस्टोर कर सकते हो और एग्जिस्टिंग डेटाबेस का ऑन सेम सर्वर, यानी कि अगर आपका ये सीक्वल सर्वर है, इस सीक्वल सर्वर में मान लो ये दो डेटाबेस हैं, आप इनमें से किसी एक का रिस्टोर करना चाहते हो तो वो इसी सर्वर में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट इन टाइम रिस्टोर ऑफ डिलीटेड डेटाबेस कर सकते हो सेम सर्वर में। मान लो अभी मेरे पास दो डेटाबेस हैं और इसमें से मैं एक डिलीट कर देता हूँ इस डेटाबेस को, जो कि इस सर्वर के साथ मैंने लिंक किया हुआ है या इस सर्वर में मैंने बना रखा है, और मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटाबेस को डिलीट करने के बाद मुझे लगा कि अरे यार वो डेटाबेस मुझे चाहिए और मुझे उसको रिस्टोर करना है, तो मैं डिलीटेड डेटाबेस का एक ऑप्शन देता है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपको, एज्योर डिलीटेड डेटाबेस, तो आप यहाँ से भी इसको रिस्टोर कर सकते हो। इनका मैं डेमो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर तीसरा है यू कैन परफॉर्म जियो रिस्टोर टू अनदर जियो लोकेशन, मतलब एक तो आप रिस्टोर कर सकते हो सेम सर्वर के अंदर, सेम रीजन के अंदर। दूसरा आप जो है इस डेटाबेस, इस सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उसका जो रिस्टोरेशन है वो आप किसी दूसरे रीजन में भी कर सकते हो, दूसरे किसी सीक्वल सर्वर के ऊपर भी कर सकते हो, तो उसे कहते हैं आपका जियो लोकेशन, यानी कि आपका किसी और डिफरेंट रीजन में आप उसको रिस्टोर कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका आता है एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अभी कुछ कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि भाई जो डेटा है ना वो 10-10 साल या 15-15 साल तक रिटेन रहना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेगुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे सिनेरियो में भी माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ठीक है आप लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप भी आप मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर बोलता है कि बैकअप्स आपके जो एज़्योर स्टोरेज अकाउंट में आप अप टू 10 ईयर्स तक आप स्टोर कर सकते हो, जो कि आपका लॉन्ग टर्म रिटेंशन पीरियड हो गया है। समटाइम्स बैकअप्स आर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म फॉर रेगुलरिटी और कंप्लायंस पर्पस। तो कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई कंपनीज कहती हैं कि भाई हमको लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए तो बैकअप रखना है, इनकेस कभी 10 साल में कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिस्टोर कर सकें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप 10 साल तक रख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका मैं अभी डेमो दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पोर्टल में गया, सीक्वल सर्वर में गया, तो सीक्वल जो बैकअप होता है वो आपका सर्वर लेवल पे होता है। तो यहाँ पर आप बैकअप में जाएंगे, ठीक है। अभी बैकअप में आप देखोगे मेरे पास दो डेटाबेस हैं, ये दोनों डेटाबेस का बैकअप ऑटोमेटिकली हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले एक डेटाबेस कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। मान लो ये वाला डेटाबेस है, ठीक है। मैं डेटा स्टूडियो में जाता हूँ और यहाँ पर सर्वर नेम सीक्वल लॉगिन करता हूँ मैं एज्योर एडमिन, और इसका पासवर्ड डालता हूँ India@1 से लेकर 9 तक, और इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा एक डेटाबेस जो है, कौन सा वाला, मैंने ये डेटाबेस 2 लाख वाला जो है ये मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ। डेटाबेस मैंने सर्वर को कनेक्ट किया, तो ये डेटाबेस है मेरा। मैं अभी एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक टेबल है मेरी एजेंट्स करके, तो सबसे पहले तो मैं इसको न्यू क्वेरी करता हूँ, ये वाला बंद करता हूँ, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है। तो एजेंट्स के अंदर पहले डेटा देखते हैं हमारा कितना है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, एजेंट्स बराबर है, ओके परफेक्ट। तो ये देखो
ये वाला जो डेटाबेस है डेमो DB 2 लाख या 20 लाख जो भी है, इसके अंदर जो है मेरे पास अभी कितनी रोज़ हैं, 11 रोज़ हैं। ओके, इतना मेरे पास डेटा है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ रिस्टोर दिखाने के लिए। ये बैकअप तो मैंने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, राइट, अपने को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी रिस्टोर अगर करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कुछ डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो लेट से मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम एजेंट्स वेर, और मैं कहता हूँ कि भाई एजेंट कोड जो है इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ A010 करता हूँ, और मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ A011 और यहाँ पर करता हूँ A012। ठीक है, और मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, तो ये आई थिंक शायद सिंगल कॉलन के अंदर लेगा, इसीलिए इसने एरर फेंका है। तो मैं इसको सिंगल कॉलन के अंदर डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से जो क्वेरी थी सेलेक्ट स्टार वाली उसको रन करता हूँ। तो देखो अभी मेरा जो डेटा है वो सिर्फ 9 तक ही है। अब मान लो आपने कुछ डेटा डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डिलीट किया है। ठीक है, और आपको रियलाइज़ हो कि अरे यार वो डेटा मुझे चाहिए, तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो रिस्टोर में क्या होता है, पूरा एक नया डेटाबेस बनता है, सेम सर्वर में एक नया डेटाबेस बनता है, जहाँ से आप या तो उसको एज अ प्राइमरी यूज़ कर सकते हो, या तो वहाँ से डेटा आप उसको देख के यहाँ पर इस ओरिजिनल डेटा जो डेटाबेस है इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अभी मान लो ये मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है, इसमें से मैंने डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन अब मुझे वो डेटा चाहिए, मुझे ये जो 3 रोज़ थी, ये 3 रोज़ एडिशनल जो थी वो चाहिए मुझे। तो अब मेरे को जो है रिस्टोर करना पड़ेगा। तो पोर्टल पे जाता हूँ मैं, यहाँ पर जो है आपका एक रिस्टोर का ऑप्शन ये आता है, या तो फिर आप सर्वर में जाओ और बैकअप्स में जाओ, और बैकअप्स में जिस डेटाबेस का आपको रिस्टोर करना है तो उस पर जाओ, रिस्टोर पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, सोर्स डेटाबेस क्या है, सेलेक्ट सोर्स डेटाबेस में यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आते हैं, एक पॉइंट इन टाइम और लॉन्ग टर्म बैकअप रिटेंशन। अगर ये अभी जो है पॉइंट इन टाइम रिस्टोर कर रहे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आप वो सेलेक्ट करके फिर वो रिस्टोर पॉइंट आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पॉइंट इन टाइम ही है अपना, और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अर्लियर रिस्टोर पॉइंट कौन सा है, और रिस्टोर पॉइंट जो है UTC टाइम के हिसाब से आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो। यानी कि ये 7 दिन तक मैक्सिमम जो डिफ़ॉल्ट है इनका 7 दिन का बैकअप रखता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है एज्योर SQL डेटाबेस का 7 दिन का, लास्ट 7 डेज़ का बैकअप रखता है। तो इसीलिए जो है अर्लीस्ट पॉइंट इन टाइम रिस्टोर जो है आपको 18 जुलाई का बता रहा है, जबकि आज जो है 25 जुलाई है। तो ये बोल रहा है कि आप जो लास्ट जो रिस्टोर कर सकते हो वो 18 जुलाई तक का कर सकते हो, उसको पहले का आपको रिस्टोर नहीं कर सकते आप। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैंने डेटा अभी डिलीट मारा, तो अभी आज है 25/7 और UTC टाइम के हिसाब से अभी 9:25 AM हो रहा है, और इंडिया टाइम के हिसाब से 2:57 AM हो रहा है। तो मैंने डेटा अभी डिलीट मारा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 9 का करता हूँ, 9 AM का करता हूँ। ठीक है, और फिर डेटाबेस नेम हो गया। आप चाहिए तो जो रिस्टोर डेटाबेस है उसका नाम दे सकते हो, तो मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ रिस्टोर, ओके, रिस्टोर 1 करके नाम देता हूँ। और ये हो गया सर्वर, मेरा सेम सर्वर के अंदर आएगा। तो सेम सर्वर के अंदर ही जो है मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, यानी कि इस पॉइंट के हिसाब से जो है मैंने बोला कि यू कैन परफॉर्म पॉइंट इन टाइम रिस्टोर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑन द सेम सर्वर। एक तो आप सेम सर्वर में कर सकते हो, दूसरा आप अनदर रीजन में भी या अनदर SQL सर्वर में भी रिस्टोर कर सकते हो। तो अभी हम जो है सेम सर्वर के ऊपर रिस्टोर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, फिर इलास्टिक पूल नहीं चाहिए, कंप्यूट प्लस स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बेसिक ही आ गया है, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल डेटाबेस है वो बेसिक में ही कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी। अभी बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी क्या है, इसको आगे जाने से पहले इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको एक डायग्राम से। तो ये जो है एक डायग्राम मैंने बना रखा है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली ये जो है आपका रिडंडेंसी, बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज, जोन रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज और जियो रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज। तो वैसे तो मैं जो है ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट के जो प्लेलिस्ट थी उसमें, बट फिर भी मैं इसमें एक बार और बता देता हूँ आपको। तो LRS का मतलब क्या होता है, यानी कि लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज का मतलब क्या है कि मान लो आपका एक प्राइमरी रीजन है जिसमें आपका SQL डेटाबेस होस्ट है, राइट। उसके अंदर एक डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर में मान लो ये मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस हैं।
तो जो बैकअप जाएगा, अगर आपने LRS लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज चूज़ करोगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वो स्टोर होगा। ये हो गया आपका लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज, यानी कि लोकली। दूसरा आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर जोन रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज, ये वाला ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि आपका एक प्राइमरी रीजन है, यानी कि अगर आपका SQL डेटाबेस ईस्ट यूएस में होस्ट है तो उस रीजन में आपके मान लो 2 डेटा सेंटर हैं, तो जो बैकअप जाएगा वो डेटा सेंटर 1 के इस स्टोरेज बॉक्स में जाएगा और साथ ही साथ दूसरे डेटा सेंटर में भी वो किसी दूसरे डेटा स्टोरेज में जाएगा। ओके, तो मतलब इस केस में क्या होता है कि अगर आपका लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज में क्या हो गया कि अगर आपका ये स्टोरेज बॉक्स करप्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जो मैनेज जो डेटा सेंटर है उस डेटा सेंटर में अगर उनका ये स्टोरेज डिवाइस करप्ट हो गया तो आपका रिस्टोरेशन दूसरे उस सेम डेटा सेंटर में दूसरे स्टोरेज बॉक्स से आप रिस्टोर कर सकते हो। जोन रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज में क्या होता है कि मान लो प्राइमरी रीजन में अगर आपका ये पूरा डेटा सेंटर ही डाउन हो गया, ये पूरा डाउन हो गया, तो आप जो रिस्टोर परफॉर्म कर सकते हो वो दूसरे डेटा सेंटर से परफॉर्म कर सकते हो रिस्टोरेशन। तीसरा ऑप्शन है जियो रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज। इसका मतलब ये होता है कि ज्योग्राफिकली, मतलब क्या है कि आपका जो बैकअप है वो प्राइमरी रीजन में भी जा रहा है और सेकेंडरी रीजन में भी जा रहा है। अब मान लो आपका पूरा प्राइमरी रीजन ही डाउन हो गया, ये पूरा डाउन हो गया, तो आप सेकेंडरी रीजन से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है, ये प्राइमरी रीजन वाला है ऑन द सेम डेटा सेंटर। जोन रिडंडेंट का मतलब है प्राइमरी रीजन बट मल्टीपल डेटा सेंटर, और जियो रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज का मतलब है कि 2 डिफरेंट रीजन्स, डेटा सेंटर तो है डिफरेंट लेकिन रीजन्स भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये होता है आपका बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी। तो फिलहाल कॉस्ट सेविंग के लिए मैं LRS ही करता हूँ सेलेक्ट, नेक्स्ट करता हूँ। कॉस्ट मुझे 359 रुपीज़ बता रहा है, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं। तो ये मेरा रिस्टोरेशन अभी भी हो रहा है। अगेन ये जो रिस्टोरेशन है, डेटाबेस का रिस्टोरेशन, ये डिपेंड करता है कि आपके SQL डेटाबेस के अंदर डेटा कितना है। तो मेरे पास तो जैसे कि मैंने दिखाया कि मेरे पास ज़्यादा डेटा है नहीं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो है डेटाबेस रिस्टोर हो चुका है। इसने हार्डली दो मिनट का टाइम लिया, बिकॉज़ मेरे पास डेटाबेस ही नहीं था ज़्यादा, बहुत कम एंट्रीज थी। तो अब मैं जाता हूँ वापस से अपने SQL सर्वर के अंदर। SQL सर्वर में जाके मैं यहाँ पर SQL डेटाबेसेस में जाता हूँ। तो ये देखो मेरा एक और डेटाबेस ऐड हो गया है जो कि रिस्टोर 1 करके है। अब जो है मैं इसको यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश मारता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने SQL सर्वर तो कनेक्ट कर चुका हूँ मैं, राइट। तो रिफ़्रेश मारता हूँ, डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूँ और जो है इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये देखो ये मेरा आ गया। अब मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ, न्यू क्वेरी करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मेरा आएगा एजेंट्स। ठीक है, रन करता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्वेरी कहाँ चलाई है, रिस्टोर वाला डेटाबेस के अंदर। इसके अंदर जो है अपने को सारी की सारी एंट्रीज मिलनी चाहिए, यानी कि सारा सारा डेटा मिलना चाहिए आपको अपने को। ओके, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत डाल दी मैंने, एजेंट्स। ठीक है, इसको रन करता हूँ फिर से। तो ये देखो यहाँ पर जो है मेरा जो रिस्टोर मैंने मारा है उसके अंदर मेरे पास रिकॉर्ड है 12। लेकिन अगर आप ये वाला जो डेटाबेस है इसमें अगर मैं न्यू क्वेरी करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, तो इसके अंदर जो है अपने पास सिर्फ 9 ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने डेटा डिलीट किया था। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिस्टोर डेटाबेस ऑन द सेम सर्वर और सेम रीजन। ठीक है, अब अगर आपको जियो रिस्टोर करना है, यानी कि मान लो आपको किसी डिफरेंट रीजन में अगर आपको रिस्टोर करना है तो कैसे करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो SQL सर्वर है मेरा ये है ईस्ट यूएस लोकेशन में। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वेस्ट यूरोप रीजन में रिस्टोर करूँ। तो करना क्या है, सिंपल सा, होम पे जाता हूँ, SQL डेटाबेस पे जाता हूँ। मैं पूरा बनाऊँगा नहीं, बट आपको इतना समझा दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, क्रिएट पे करता हूँ। ऑब्वियसली आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा, या फिर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई SQL सर्वर है किसी डिफरेंट रीजन में तो आप वहाँ पर नया डेटाबेस बना के कर सकते हो। बट फिलहाल मेरे पास कोई डिफरेंट सर्वर नहीं है SQL सर्वर किसी डिफरेंट रीजन में, तो मैं नया बना रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं रिसोर्स ग्रुप सेम ही चूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लेट से लिखता हूँ जियो रिस्टोर DB 10,000 और एक नया सर्वर बनाता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला जो सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आ रही ईस्ट यूएस रीजन में है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया सर्वर यहाँ पर बनाता हूँ SQL सर्वर, और इसको मैं नाम देता हूँ जियो रिस्टोर DB, हाँ जियो रिस्टोर सर्वर 1000 ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद एज्योर एडमिन,
एज़्योर एडमिन डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं रीजन जो है डिफरेंट रीजन चूज़ करता हूँ, लेट्स से वेस्ट यूरोप, और मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखो और अच्छे से ध्यान से समझो, कि क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। जितनी भी मेरे वीडियोज़ है बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये मैंने एक नया सर्वर बनाया वेस्ट यूरोप रीजन में, और इसका फ़िलहाल मैं कॉस्ट सेविंग के लिए मैं इसको बेसिक पे रख देता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और कॉस्ट सेविंग के लिए LRS सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, पब्लिक एंड पॉइंट यस कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल पब्लिकली एक्सेस करना है। नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो है डेटा सोर्स आपका जो है यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा में नन है, बैकअप है, सैम्पल है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, बैकअप पे क्लिक करना है, और बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो मैं बैकअप चूज़ कर सकता हूँ कौन से डेटाबेस सर्वर का मुझे इस रीजन के डेटाबेस सर्वर में मुझे रिस्टोर करना है। तो अपना ओरिजिनल वाला ये है टूल, ये वाला 2 वाला, राइट। तो मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करके क्रिएट कर सकते हो। तो इस वाले जो सर्वर का जो बैकअप होगा वो आप इस वेस्ट यूरोप वाले रीजन का जो डेटाबेस सर्वर है इसके अंदर रिस्टोर कर सकते हो। तो इसे कहते हैं आपका जियो रिस्टोर, जोग्राफिकल जियो लोकेशन में रिस्टोर करना, यानी कि आपका जो SQL सर्वर का जो बैकअप पड़ा है वो ईस्ट US में है और आप रिस्टोर कर रहे हो वेस्ट यूरोप रीजन में, ठीक है। तो इतना ही था, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतना तो ऑलरेडी आपको पता होगा अभी तक के वीडियोस देख के। तो ये आपको एक चीज़ है, एक और कंसेप्ट बताया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बैकअप एंड रिस्टोर का। अभी रिस्टोर में एक और पॉइंट था कि आप जो है डिलीटेड डेटाबेस का भी रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने मान लो कोई SQL सर्वर है उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, जैसे कि अभी मेरे केस में यहाँ पर 2 डेटाबेसेस हैं। यहाँ पर मैं SQL डेटाबेस में जाता हूँ तो मेरे 2 मेन डेटाबेस है, ये तो रिस्टोर वाला है, ये वाला और ये वाला। तो अगर मान लो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ इस डेटाबेस को, ठीक है, तो इसको कैसे रिस्टोर करना है, पूरे डेटाबेस को, अगर डिलीटेड डेटाबेस है, पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो गया है, तो उसको कैसे रिस्टोर करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर डेटा है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये वाला डेटाबेस है, इस पर मैं न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एजेंट्स, क्योंकि इसके अंदर भी मैंने सेम ही डेटा फीड किया हुआ है, ओके। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर मेरा वही सेम डेटाबेस है, सेम डेटा है जो मेरा इस वाले डेटा के अंदर है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देखो ये हो गया। अब मान लो मैं इस डेटाबेस को डिलीट मार देता हूँ, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट। तो इसको डिलीट होने देते हैं। अब डिलीट होने के बाद ना ये इमीडिएटली डिलीटेड डेटा मैनेजमेंट में आपको एक डिलीटेड डेटाबेस करके आ रहा है। तो ये डिलीटेड डेटाबेस में इमीडिएटली नहीं आएगा, कम से कम डिलीट होने के बाद ये 5 मिनट का टाइम लेगा सिंक होने में, तब जाके मुझे जो है डिलीटेड डेटाबेस में दिखाई देगा। तो इसके लिए जो है मैं 5 मिनट तक का वेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर रिफ़्रेश मारता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अपना वो डेटाबेस दिखा रहा है, और मैं सारी विंडो बंद कर देता हूँ। परफेक्ट। डेटाबेसेस पे जाता हूँ तो यहाँ पर अपने को सिर्फ 2 ही डेटाबेस दिखेंगे, वो तीसरा वाला डेटाबेस हमारा डिलीट हो चुका है। पोर्टल पे जाता हूँ, यहाँ पर भी अपने को 2 ही दिख रहा है। बैकअप में अगर आप जाएंगे तो बैकअप्स में एक्टिव और डिलीटेड, एक्टिव में आपके ये वाले बैकअप्स अवेलेबल हैं, और डिलीटेड में जो है ये वाला अभी अपने को दिख गया है। पहले ये नहीं दिख रहा था क्योंकि हमने डेटाबेस कोई डिलीट ही नहीं मारा था, राइट। तो अभी हमारे पास डिलीटेड डेटाबेस है, जिसकी वजह से उसका बैकअप यहाँ दिख रहा है और यहाँ से भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा, डेटा मैनेजमेंट जाके डिलीटेड डेटाबेस में जाएंगे और डिलीटेड डेटाबेस में जाके यहाँ पर आपको वो डेटाबेस दिख गया है। उस टाइम अपने को नहीं दिख रहा था, जैसे कि मैंने बोला कि 3 से 5 मिनट तक का टाइम लेता है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए। अब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर वाले ऑप्शन में चले जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट करके क्रिएट करके आप वो डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिलीटेड डेटाबेस, मतलब अगर आपका कोई डेटाबेस डिलीट हो गया है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। अगेन ये भी 7 दिन के लिए ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अगर आप 7 दिन के बाद अगर आप रिस्टोर करने की कोशिश करोगे तो ये आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा, ठीक है।
ये हो गया आपका बैकअप एंड रिस्टोर, और मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया उसका। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो बैकअप स्टोरेज रिडंडेंट स्टोरेज का जो पॉलिसीज़ है, जो बैकअप रिडंडेंसी है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसमें एक और पॉइंट है कि बैकअप से में अगर आपको पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करनी हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन पॉलिसीज़ अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको बैकअप्स में जाके रिटेंशन पॉलिसीज़ में जाना पड़ेगा। अभी आपके जो भी एक्टिव या अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करके फिर आपको कॉन्फ़िगर पॉलिसी में करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर पॉलिसी में यहाँ पर देखो पॉइंट इन टाइम रिस्टोर आपका 7 दिन का दिखा रहा है, यानी कि इसको PITR भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। फिर आपका जो है ये सब दिखा रहा है टेक अ डिफरेंशियल बैकअप एवरी 12 आवर्स या 24 आवर्स, तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रिटेंशन यहाँ पर आपको स्पेसिफिक फील्ड दे रखा है, LTR जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप करने के लिए। यहाँ पर आपको लिखा भी है कि जो है 10 साल तक आप लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या फिर अपने कंप्लायंस के हिसाब से या फिर रेगुलेटरी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि LTR जो बैकअप्स है वो वीकली कितने बैकअप्स वीकली कॉन्फ़िगर करने हैं, कितने आपको मंथली करने हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ईयरली LTR बैकअप आता है आपका, यहाँ पर आपको कितने साल तक के लिए, यहाँ पर अगर अब मैं 10 ईयर्स करता हूँ या फिर वीक्स करता हूँ तो ईयरली बैकअप्स यहाँ पर आप डिफाइन करके उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन जो कॉस्ट है वो आपको डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो आपका डेटाबेस कौन सा मॉडल पे कॉन्फ़िगर है, DTU है कि vCore है, दूसरा उसके अंदर डेटा कितना स्टोर है, फिर तीसरा आप जो बैकअप्स है वो पॉलिसीज़ जो हैं लॉन्ग टर्म रिटेंशन बैकअप्स की वो आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करी है। तो ये सब मिला के इसका एक कैलकुलेशन होता है जिसके बेस पे आपको चार्ज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था SQL डेटाबेस के बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वापस से वीडियो देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ पेशेंस रखो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ, बट आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।